हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो यूनिट फर्स्ट का हम लोग लेक्चर नंबर 6 तक पहुंच गए बच्चों। यानी हम लोग का ये यूनिट भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, एकदम अप्रॉक्स पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जल्दी से पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज ये लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे, जितना भी हमने केमिकल फोर्सेस पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल वीक केमिकल फोर्स की, क्योंकि यूनिट का ही नाम वीक केमिकल फोर्सेस है। तो वीक केमिकल जो फोर्सेस होता है, उसका जो भी हम लोग ये यूनिट जो स्टार्ट किए, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर। हालांकि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग एक कंबाइन करके पढ़ेंगे कि हर एक मॉलिक्यूल पे क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे कमजोर बॉन्ड का। जैसे अगर हमारा बॉन्ड कमजोर रहेगा तो मॉलिक्यूल पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी चीज को आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बोलती हूँ, यूनिट स्टार्ट जब मैं की थी तभी मैं बताती थी सीरियल वाइज को पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जो लेक्चर है कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो सीरियल वाइज पढ़िए, नोट्स को अपना धीरे धीरे क्या करिए कंप्लीट कर लीजिए। अगर कभी भी आपको टाइम नहीं मिलता है, ये क्लास भी चल रहा है, बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, तो आप उसको संडे वाले दिन कवर कर लीजिए। ठीक है, इसका आप जल्दी से, बस टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। पहले मैं जो सेकंड यूनिट पढ़ाई हूँ उसका टेस्ट लूंगी, फिर उसके बाद इसका टेस्ट लूंगी। ठीक है, उसके बाद आपका है, जैसे मैं आपको बोली थी कि जो पिछला वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे। अब उसमें हम लोग क्या पढ़ना है, अब ये जो इफेक्ट ऑफ वीक केमिकल फोर्सेस है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग जो वीक केमिकल फोर्स कौन कौन से हैं, आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे जो वीक केमिकल फोर्स था, आई होप आप पिछला वाला जो लेक्चर है वो देख कर आए, बहुत इंपॉर्टेंट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक, वीक केमिकल फोर्सेस, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वीक केमिकल फोर्सेस का मतलब, केमिकल मतलब रासायनिक, वीक का मतलब बहुत ज्यादा कमजोर या दुर्बल, फोर्सेस का मतलब बल। जो दुर्बल रासायनिक बल है उसमें हम लोग कौन कौन सा पढ़े थे, ये 2 टाइप्स का था, कौन कौन सा, हाँ हाँ याद करो, अरे आपको सब याद है। वॉन्डरवॉल, हाँ आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। क्या होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम लोग ने डिटेल में पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी डिटेल में पढ़ा। तो वॉन्डरवॉल फोर्स को बताने वाले थे वॉन्डरवॉल ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पर इस फोर्स का नाम दिया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे, जैसे इसकी मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। ये क्या हुआ था ना, एक कंटेनर था, उसमें बहुत सारे गैस के अणु प्रेजेंट थे, गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। तो वो क्या देखे कि हल्का सा गैस और गैस के बीच में इंटरैक्शन काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। इसी गैसों के बीच में लगने वाले बल को ही, या ऐसे बोल सकते हैं अणुओं के बीच में, क्योंकि ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल से मतलब 2 एटम से मिलकर बना है, या 3 एटम भी, 4 एटम भी, तो मॉलिक्यूल ही बनेगा ना। एटम एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बल हमारा वीक केमिकल फोर्सेस होता है, और वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा, वॉन्डरवॉल और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग है, स्पेशल टाइप का है। और एक बात मैं बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है वॉन्डरवॉल फोर्सेस से। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल्स, एमंग द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल, या एमंग द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज वॉन्डरवॉल फोर्सेस। क्लियर है। तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस वो फोर्स होता है जहां पे हर मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब मॉलिक्यूल जैसा भी हो, सेम मॉलिक्यूल हो, अलग अलग मॉलिक्यूल हो, जैसे मान लो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन जो H2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। H2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। 2 हाइड्रोजन मतलब एक ये परमाणु रहा होगा, एक ये परमाणु रहा होगा, दोनों मिलकर क्या बना दिए, एटम, सॉरी मॉलिक्यूल बना लिए। 2 एटम ये मिलकर मॉलिक्यूल बना लिए। तो ये देख रहे हैं ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले इंटरैक्शन। कभी भी आपसे कोई पूछे क्या ये एक प्रकार का बॉन्ड है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये एक प्रकार का बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इंटरैक्शन है, एक आकर्षण बल है, जो कभी भी खत्म हो सकता है। यानी ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास है तो इंटरैक्शन होगा, इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां रख दो तो इंटरैक्शन नहीं होगा। तो वॉन्डरवॉल जो फोर्सेस होता है, या वीक जो केमिकल फोर्सेस होता है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा पास है तो ठीक है, इंटरैक्शन होगा। इतना ज्यादा पास तो बॉन्ड बन जाएगा ना, क्योंकि बॉन्ड तो यहाँ बन नहीं रहा है, यहाँ तो हल्का फुल्का अट्रैक्शन हो रहा है। तो इतना ज्यादा एक लिमिट में जो डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दूं तो ये इसके बीच का वॉन डर वाल फोर्स खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा
कि मैम इस जो यूनिट में एक्चुअली में पढ़ना क्या था हम लोग को इस यूनिट में मेनली आपको वॉन डर वॉल पढ़ना था, फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस पढ़ना था, उनके टाइप्स पढ़ना था, उनका मॉलिक्यूल पे क्या क्या इफेक्ट है वो पढ़ना था, और साथ में एक और देखिए आपका यूनिट का क्या नाम है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। तो मॉलिक्यूल आपका पोलर कैसे बनता है, यानी कोई भी जो मॉलिक्यूल है या कोई भी अणु है पोलर तब बनेगा जब उसके अंदर एक पोल पे पॉजिटिव एक पोल पे निगेटिव बनेगा, जैसा कि हम लोग HCl वाला एग्जांपल लिए थे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी या मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलर कॉल कैसे बनता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, डाइपोल मूवमेंट। तो आई थिंक सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। अब आपका जो हम लोग ये इफेक्ट पढ़ने के बाद हमारा बस एक लास्ट लेक्चर रह जाएगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लैटिस एनर्जी। हालांकि ये जो लैटिस एनर्जी होता है बच्चों, इसको आयनिक कंपाउंड के साथ ही मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपका आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। आयनिक कंपाउंड को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी को पढ़ेंगे, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड तो बना है, उसको पानी में घुलने पर वो कितना घुल सकता है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोली आप एक दिन में कितना पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप लोग हैं कि मैम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा तो अगर हमारा कोई इससे ज्यादा भी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अच्छी बात क्या है, उसका दिमाग एकदम ब्लास्ट होने का कगार पे आ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा, क्योंकि ब्रेक ले लेकर ही पढ़ना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आपका जो पढ़ाई करने का जो भी तरीका है, मैं उसमें ऐसे बता रही हूँ कि सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बना दीजिए कि इस लेक्चर को इतने दिन में खत्म करना है, और सिलेबस आपका अपने पास होना चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जियोलॉजी का हो, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, सारा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, या एग्रीकल्चर का हो। ठीक है, और वो सिलेबस आप उसको देखिए, अब देखिए एक उसका एक हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, PDF नहीं, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी अगर आपके पास रहेगा सिलेबस का, तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से आप उसमें टिक लगा सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया ना, तो एक अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ चलो इतना यूनिट पढ़ लिए। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड यूनिट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट यूनिट, अभी हम लोग टॉपिक पे आएंगे, थोड़ा सा मैं ये समझा दूं। फर्स्ट यूनिट में लगभग कंप्लीट हो गया, बस एक लेक्चर और खत्म हो गया, बस उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा आएगा प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यानी 2 यूनिट कंप्लीटली वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये तो मैं कंप्लीट की ना, आप अपने हिसाब से कितना कंप्लीट करें, यानी मेरे कहने का मतलब है मैं जितना भी आपको पढ़ाती हूँ उसको एक बार आपको रिवाइज करना है, आपको कितना याद है। मैं तो पढ़ा ली, क्लास में भी समझ में आ रहा था, उस समय समझ में आ रहा था मैम, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन अब आप बोलेंगे तुम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। तो आप हर एक चैप्टर को एक एक बार अपने तौर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपका तो कहीं से भी कुछ भी नहीं छूट रहा, मतलब ऐसा कहा जाए इतना तो, मतलब जो हम लोग भी ग्रेजुएशन पढ़ते थे, हम लोग को जो भी प्रोफेसर पढ़ाते थे पढ़ते थे, अपने हिसाब से बुक खोलते थे, क्योंकि वो इतना डिटेल में तो नहीं बताते थे और उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं होती थी हम लोग को। तो हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे बुक्स ले लेते थे, उस पर हम लोग अपने से खुद से नोट्स बनाते थे, उसी को एग्जाम टाइम में पढ़ लेते थे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है एग्जाम टाइम में आप बुक लेकर नहीं बैठेंगे पढ़ने के लिए, एग्जाम टाइम पे आपका नोट्स ही आपका साथी होगा। तो नोट्स को रिवाइज करते रहिए। आपको मैं स्पेसिफिक बुक भी बताई हूँ, वो बुक भी अगर आपके पास है, नहीं है तो लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए। आपके जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी लाइब्रेरी होगी, आप बुक को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे क्योंकि महंगी भी बुक है, या तो फोटो स्टेट करा लीजिए, या तो उसका क्या करिए, कोई अच्छा सा मतलब लाइब्रेरी है वहां से भी आप बुक भी पढ़ लेते हैं, ऐसे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, पर आपको मैं बता दूं, आपका जो ये मैं आपको नोट्स बनवा रही हूँ, ये नोट्स आपका तो सेमेस्टर के लिए तो सफिशिएंट है, उसके साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम में को भी क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद IIT जैम वगैरह का पेपर अगर देना चाहे तो, या आगे चल के अगर आप MSc का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहे तो MSc के एंट्रेंस एग्जाम में या IIT जैम में ये सब कुछ आपका BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा पूछेगा। ये आपके पास जो 6 सेमेस्टर है पूरा पूछेगा, तो 6 सेमेस्टर में से बच्चों सब सारा कुछ पूछ रहा है, तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए ना। और सबसे मेन बात, जो भी पेपर आपका बनाया जाता है, चाहे आप MSc का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, चाहे IIT जैम दीजिए, अगर जिन बच्चों का ये एम है कि यहाँ पे जाना है, IIT जैम के थ्रू आप वहां पे MSc कर सकते हैं, IITs में MSc कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों है चांस है, पर इन दोनों में क्वेश्चन सबसे ज्यादा BSc फर्स्ट
ईयर से पूछा जाता है, यानी सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट ईयर हो गया ना, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पेपर को इसी हिसाब से इन लोग सेट करते हैं। मैं बहुत बार दी हूँ इसका एग्जाम, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो आपको मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ रिवाइज करो, ये करो। अब ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे ही बोलती हैं, उनका तो काम ही क्या ना, हर टीचर यही बोलता है पढ़ो रिवाइज करो। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि आपको जब यहाँ इस स्टेज पे आप पहुंचेंगे तो आपको रिग्रेट ना रह जाए, अरे उसी टाइम रिविजन कर लेते, उसी टाइम हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ लिए होते ना, तो आज मेरा कुछ भी क्वेश्चन फंसता नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपके जो आपका जो बेस स्ट्रांग रहेगा ना, आपको मैं अगर जैसे मान लो कोई भी बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग तब खड़ी होगी जब उसका बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा हो जाएगा तो आप जितना भी एमएससी का पढ़िए, ग्रेजुएशन का कुछ भी पढ़िए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। कई बार क्या होता है, हमें छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती। जैसे मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये क्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और ये जाता है किसी पर अटैक करने, तो ये क्लोरीन नहीं जाएगा, इसका लोन पेयर जाएगा। तो यही क्यों जाता है, ये क्यों नहीं जाता है? तो अभी आपका ऑर्गेनिक का भी बहुत अच्छा यूनिट है, ये 3 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग ऑर्गेनिक में कूदेंगे। इसमें ऑर्गेनिक में भी बहुत एकदम छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स शायद आप नोटिस किए हो पर शायद आपको पता ना हो। जैसे कई बार क्या ना, आप चीजें नोटिस करते तो आपको कहते ओ हमें पता तो था, लेकिन इस बारे में कभी सोचे नहीं, ऐसी चीजें आती है ना। तो इस बात का तो आज थोड़ा मोटिवेट आपको करना था कि आप थोड़ा पढ़ाई को एम के अकॉर्डिंग पढ़िए, आपको क्या करना है आगे उस हिसाब से। ऐसे नहीं कि पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले, कुछ मतलब नहीं है। तो आपको अपने एम पे फोकस करके ही पढ़ना है। कुछ भी बनना है तो अभी से ये सोच लो कि इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है। अगर किसी को केमिस्ट्री यही छोड़नी है तो फिर भी केमिस्ट्री का नॉलेज तो होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर आपसे कोई भी जूनियर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर आप ग्रेजुएशन में मान लीजिए आप थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में चले गए, कोई भी जूनियर वो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आपको नहीं आया, एम्बैरेसिंग तो फील होगा ना। इसलिए चलो तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। तो वॉन डर वॉल फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये भी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल, पर एक कंडीशन है। वहां पे पहला कंडीशन है कि आपका इन दोनों मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन, और दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल है उसमें FON में से कोई एक होना चाहिए, या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई एक होना चाहिए। इन दोनों के बीच में तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हालांकि हम सॉलिड बेस से दिखाएं, ये तो होना नहीं चाहिए डॉट से, थोड़ा सा इसको डॉट वाला डार्क दिखा देना। ऐसा क्यों, इसको हल्का दिखाना, क्योंकि ये थोड़ा वीक है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो डार्क है, और हम लोग सॉलिड से तो दिखा नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो यहाँ पे हुई नहीं है। चलो तो यहाँ तक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे हाँ, एक चीज और बात, वॉन डर वॉल में बहुत सारे टाइप्स है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस, इन सब का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाई थी डाइपोल मूवमेंट, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आते अपने पॉइंट पे, चलिए इसका क्या क्या इफेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, वॉन डर वॉल पता है, तो आइए इसके टाइप्स को पढ़ते हैं या फिर इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, क्या क्या होता है इफेक्ट है। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग इफेक्ट की बात कर ही रहे हैं, आइए इफेक्ट की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट पे चलेंगे। ठीक, पहली बात, आपके पास अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल के बीच में, चलो अच्छा एग्जांपल की तरह समझते हैं, एक आपके पास ये कंटेनर है, एक आपके पास ये कंटेनर है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करें, हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इसको भी हीट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये कि कौन ज्यादा हीट होगा। एक में आपका इसके अंदर जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वॉन डर वॉल फोर्स है, क्या है, वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इसके अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। मान के चलो मैं दो कंडीशन दी हूं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है किसका मेल्टिंग पॉइंट, क्या, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या बॉइलिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों, मोर आर वाई, क्यों होगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया।
इसके अंदर वॉन डेर वाल फोर्सेस हो रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो इन दोनों में बता रहा है कि किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसको हीट करेंगे तो बहुत ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या उसको बोल सकते हैं गलनांक या क्वथनांक ज्यादा आएगा। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्लियर है, ऐसा पॉइंट जिसमें आपका कोई भी चीज क्या हो, इसका जो एटॉमिक प्रेशर है, जैसे मान लो इसको हम लोग गर्म करें तो हम लोग पुराना वो जो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्वथनांक वो होता है जिस तापमान पे आपका पानी उबलने लगे, तो हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। हालांकि बहुत ज्यादा लोअर क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप लोग यूज नहीं करेंगे। आप लोग को ये बोला है जहां पे लिक्विड का जो प्रेशर होता है और जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, उन दोनों का इक्वल हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि आपका ये जो कंपाउंड है पूरा बॉयल हो गया। जैसे मान लो अगर इसको लिक्विड ही मान लो, क्योंकि गैस भी तो गर्म होता है, जैसे सॉलिड को गर्म करते हैं तो लिक्विड बनता है, तो लिक्विड को गर्म गैस बनता है, तो गैस को भी गर्म होता है, तो ये वेपर के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, एक बात को ध्यान देना। अब हम क्या बता रहे हैं, आपको बस इतना बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपका कोई भी लिक्विड या कोई भी स्टेट में हो, फिजिकल स्टेट में हो, उसका वो वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। चलो, आपको पता है कि वॉन डेर वाल फोर्सेस में, अब देखो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों बातें तो आपको क्लियर है। मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन होगा क्योंकि वॉन डेर वाल इंटरैक्शन है, यहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सब जगह होगा ना। इसके बीच में जो इंटरैक्शन थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनो कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्रोच कर पाते हैं। यहाँ पे मतलब आपको ये बातें तो क्लियर है कि मैम इस वाले कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर इंटरैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे स्ट्रांग होता है वॉन डेर वाल से। ये बातें तो क्लियर है। अच्छा, एक बात बताओ, अब दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इसके बीच का इंटरैक्शन, इसके बीच का, अगर मान लो इंटरैक्शन ज्यादा है तो ये दोनों मॉलिक्यूल थोड़े पास पास नहीं आ जाएंगे? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़े से ये मॉलिक्यूल पास पास आ गए, पास पास मॉलिक्यूल आ गए, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है, और ये जो वॉन डेर वाल है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है, इसके बीच में इतना है। तो एक बात बताओ, इसको हम लोग को बॉन्ड को तोड़ना है, क्योंकि तोड़ेंगे तभी तो ये जाके वेपराइज होगा। मान लो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये कोई लिक्विड है, इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो वो गैस फॉर्म में बनेगा। तो इसके बॉन्ड को मतलब ब्रेक करना है। अच्छा बताओ, ब्रेक करने में किसका टाइम लगेगा? जिसकी दोस्ती ज्यादा स्ट्रांग होगी उसको टाइम लगेगा तोड़वाने में। और जिसका मतलब दो लोगों के बीच में ऑलरेडी झगड़ा हुआ है तो उन दोनों को अलग करना इजिली है, पर दो लोगों के बीच में बहुत अच्छा खासा बॉन्डिंग है, उनको अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये देखो, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा दोस्ती चल रहा है, बॉन्डिंग चल रहा है, अब इसको अलग करने में टाइम लगेगा, होगा अलग पर टाइम लगेगा। मतलब इसको हम लोग टेम्परेचर देते जाए, वो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे इसका ऑलरेडी बॉन्ड वीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर तो मान लो कि 30 से 35, बहुत ज्यादा कम हो गया, चलो मान के चलते 50 डिग्री, 50 डिग्री के आसपास हम लोग इसको हीट करेंगे तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा। टूट जाएगा तो सारे बॉन्ड जो मॉलिक्यूल से गैस फॉर्म में बन गया। अगर मान लो ये लिक्विड है तो ये आपका लिक्विड ए है, ये आपका लिक्विड मतलब द्रव बी। अब इसको एक बात बताओ, क्या ये इतने टेम्परेचर पे होगा? जितना मुझे टाइम यहाँ पे, जितना टेम्परेचर यहाँ लगा था, उतने टेम्परेचर पे क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो थोड़ा तोड़ने में और ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग स्लो लिखते हैं, कुछ लोग फास्ट लिखते हैं। जैसे मान लो ऐसा आपके साथ भी होता है, तो अपने दोस्त से बोलते हैं यार तुम कितना धीरे धीरे लिखते हो, तो होगा, उसका भी होगा, वो भी अपना कंप्लीट करेगा सेंटेंस, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर। तो इसी तरीके से इसका बॉन्ड टूटेगा पर एक टाइम पर, तो टाइम लगेगा, इसका मतलब टेम्परेचर और देना पड़ेगा। 50 पे तो ये नहीं टूटने वाला है, तो इसका टेम्परेचर मान लो 80 के आसपास, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब जाके इसके बॉन्ड टूटेंगे और ये पूरा जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है गैस फॉर्म में बदल जाएगा। अब एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। इस बात से हमारा कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या निकलता है? हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे आप? पहले तो ये लिखो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग आर मेल्टिंग पॉइंट, दोनों, चाहे तो गलनांक चाहे तो क्वथनांक, चाहे इसको ठंडा करिए चाहे इसको हीट करिए, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट
इज मोर, अच्छा किसका है ज्यादा, बी का ना, बी मोर किससे, किससे ज्यादा है, ए से, देन ए, बिकॉज, इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज, क्या हो जाएगा, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ड्यू टू, अब बस एक लाइन का आंसर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस खत्म, ड्यू टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। अभी मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, बहुत अच्छा है, समझ में आया। यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को बताने के लिए आपका ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आ रहा है। पहला कंक्लूजन याद रखना कि किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा, ठीक, आपके पास ये है ए, ये है बी, आपको बताना है किसमें, इसमें भी वही बात है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, अरे वही एक ही बात है, एंड मत करो, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बताना है इन एबव, क्योंकि दोनों क्या है, मॉलिक्यूल है, इन एबव मॉलिक्यूल, जो ऊपर दिए गए मॉलिक्यूल या ऊपर दिए गए अणुओं में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इन विच हैव मोर, किसके पास ज्यादा होगा, किसके पास कम होगा, और हैव मोर वाई। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, ऊपर दिए गए आपको जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, उसमें आपका क्वथनांक या गलनांक किसका ज्यादा होगा और क्यों। तो आपका ये सोल्यूशन आंसर में आप लिखेंगे, सबसे पहले एक काम करिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले काम करेंगे, दोनों को आप अच्छे से बनाइए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये बना दीजिए। और एक आपके पास दूसरा जो मॉलिक्यूल है, 3 ऐसे कार्बन का है, अच्छा अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ये आपको कुछ इस प्रकार से तो नहीं ना ये लग रहा है, ध्यान से देखो, ये कुछ इस प्रकार से है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल, और इसको देखो, ये कुछ आपका स्फेरिकल में आ गया, गड़बड़ बन जा रहा है हमसे। ध्यान से देखो इसको, ये आपका कुछ स्फेरिकल में आ गया और ये आपका रेक्टेंगुलर में आ गया। तो आपको क्या लग रहा है, इसका बताइए सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये ए है और ये बी है, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। और सबसे पहली बात वो तो छोड़ो, सरफेस एरिया तो बाद में बताएंगे, कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अगर, और ये तो अगर यह मान लीजिए कार्बन की संख्या ये 3 में है और ये 5 में स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन में पहले आप बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, स्ट्रेट मतलब जो सीधा चेन हो, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में आपके पास, ये आप लोग लिखेंगे नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, 5 कार्बन है। और यहाँ पे स्ट्रेट चेन में, यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन में ये किसका बता रहे हैं आप लोग, ए वाले का, और बी वाले के स्ट्रेट चेन में कितने, 3 कार्बन है। और यहाँ पे देखिए इसका ये वाला जो कार्बन होता है, ध्यान से देखो इसको, जो ये वाला कार्बन होता है, ये वाला, ये आपका है साइड चेन, क्या होता है, साइड चेन या श्रृंखला, ठीक। और ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन
बहुत सारा इसका नाम है, स्ट्रेट चेन, या एक और नाम होता है मेन चेन। मेन चेन मतलब मेन है यहाँ पे, या दूसरा एक और ये नाम होता है, एक और नाम होता है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, इसी का मतलब जैसे मान लो ये कोई ट्री है और ट्री का ही ये ब्रांच निकला हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग पेरेंट बोल सकते हैं। अरे भाई पेरेंट से ही, हम लोग पेरेंट से ही तो आए हैं। उसी तरीके से यहां से आपको ये बातें समझ में, अच्छा 5 कार्बन है, ये जगह को ज्यादा नहीं लिया हुआ है, और ये 3 कार्बन है, छोटा सा जगह है, उसमें ब्रांचिंग ऐसे है। अगर मैं इसमें भी 5 कार्बन ला दूं, ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगी। अगर मैं बोलूं कि 5 कार्बन यहाँ पर भी हो, 5 कार्बन यहाँ पर भी, पर मैं चौथे कार्बन को यहाँ रखी हूँ, 5वें कार्बन को ऊपर लगा दूं, तब भी इसका साइज इतना ही रहेगा, क्योंकि आप इसको नहीं बड़ा कर रहे, आप इसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका स्फेरिकल में कुछ आ गया, और ये आपका, तो यहां से आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका जो सरफेस एरिया है, यहाँ का जो सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ज्यादा है, और यहाँ का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है। यहाँ का सरफेस एरिया थोड़ा कम है क्योंकि स्फेरिकल में हो गया, सरफेस एरिया कम है, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है। अब बताओ बॉन्ड को तोड़ने में कहाँ ज्यादा टाइम लगेगा, बॉन्ड को तोड़ने में, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, एक के ऊपर एक भाई पूरा स्ट्रेट तरीके, मतलब पहले आप इसको तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे, टाइम भी लगे क्योंकि कार्बन की संख्या भी ज्यादा है, कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 कार्बन को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ कार्बन की संख्या 4 ही है, मुझे 4 कार्बन तोड़ना पड़ेगा, टाइम कहाँ ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब इसको हीट करने में, इसे क्या, अगर आप लोग इसको हीट करने की कोशिश करिए, ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तो ये तो जल्दी तो बॉन्ड टूटे, क्योंकि इसे 5 कार्बन को तोड़ना है ना, तो इसमें टाइम लगेगा, और इसको हीट करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। तो मान के चलो इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड का ये लगा टाइम, और इसमें कम से कम 80-90 के आसपास टाइम लगा, 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगा। यहाँ टेम्परेचर इतना, यहाँ ज्यादा, इस यहाँ ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या ज्यादा है, कार्बन की संख्या ज्यादा हुई तो बॉन्ड बढ़ गया, बॉन्ड बढ़ गया तो बॉन्ड को तोड़ने में टाइम लगा, वो पहली बात। दूसरी बात, इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब ये प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, इसके प्रोपोर्शनल है। और इस वाले क्वेश्चन से हमको ये कंक्लूजन मिला कि हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट बीपी या मेल्टिंग पॉइंट एमपी, ये याद किए रहना, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश ये नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। मैं बच्चों इसलिए ये सब बता रही हूँ, आपका आपके जो क्वेश्चन में, जैसे सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आए हुए वो सेंटेंस वाइज ऐसे ही आते हैं, बस आपको दिमाग लगाने के क्या हो सकता है। तो आप जब भी आप क्वेश्चन को सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, तो बॉन्ड पे ध्यान देना कि बॉन्ड को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, इस चीज का बस ध्यान देना, ठीक है। क्लियर है बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ए वाले का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी। बातें क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं स्टेटमेंट पे। क्लियर है ना। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को स्टेटमेंट पढ़ना है। ये मैं सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में समझा चुकी हूँ। अब आते स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग को पढ़ना है रासायनिक बल का प्रभाव, कमजोर रासायनिक बल यानी दुर्बल, कमजोर भी लिख सकते हैं या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दुर्बल, ठीक है। तो आपको पता है इसके नाम से ही, मैं आपको जब भी यहाँ पे वीक बोलेगा आप समझ जाइएगा वॉन डेर वाल या हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा है, वहां पे आयनिक कोवेलेंट को मत लाइएगा, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है भाई, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए एक जगह, मतलब दोनों लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एक बस दे रहा है, एक बस ले रहा है, तो वहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, क्योंकि एक को कभी भी गुस्सा आएगा वो पूरा पैसा लेकर भाग जाएगा, ऐसा होगा ना। चलो, तो उसमें से पहला हम लोग पढ़ें, क्योंकि दो ही है आपका, वॉन डेर वाल और हाइड्रोजन। तो पहला हम लोग वॉन डेर वाल का इफेक्ट पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वॉन डेर वाल स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से मेरे साथ, मैं हर एक स्टेटमेंट को समझाऊंगी, अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी पहले स्टेटमेंट को अच्छे से मैं समझा रही हूँ, इसको एक बार समझ लो, कहीं एक बार मैं फिर समझा दूंगी, फिर समझ लेना, फिर उसके बाद लिखना। पहला पॉइंट है, वॉन डेर वाल फोर्सेस इंक्लूडेड
वॉन्डरवॉल जो फोर्स होता है इंक्लूड करता है, बताता है या कहता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जाहिर सी बात है अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, बिटवीन किसके बीच में, एटम्स, अणु के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, या एज वेल एज सरफेस, जो सरफेस होता है पृष्ठ होता है उसके बीच में, एज वेल अदर इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स। और दूसरे इंटरमोलिकुलर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल जैसा, ये दूसरे अंतर आणविक बल जैसा भी हो सकता है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दे डिफर फ्रॉम कोवैलेंट, ये सहसंयोजक बंध से या बॉन्ड से अलग है, आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध से अलग है, ये सहसंयोजक और आयनिक बॉन्ड से या बंध से अलग है। जाहिर सी बात है अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई, बस एक पॉजिटिव बना एक नेगेटिव बना, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। इन दैट दे आर कॉज्ड बाई, इसमें इसका कारण क्या है, कोरिलेशन इन द फ्लक्चुएशन पोलराइजेशन। हाँ, इसका कारण यही है कि दो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए, पोलर हो गए, मॉलिक्यूल आपका पोलराइज हो गया। पोलराइज कहने का मतलब वो उसमें द्वि ध्रुव बन गया। पहले तो HCl था, वो दोनों ने बॉन्ड बनाया। हाँ। क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश की, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में दरार आ गई, और वो दरार आ गई तो हाइड्रोजन को थोड़ा कमजोर महसूस फील हो रहा है, क्योंकि उसके सारे पैसे तो जा रहे हैं धीरे धीरे। क्लोरीन क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, क्योंकि उसके सारे पैसे उसके पास आ रहे हैं, और ये जो प्रभाव होता है इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से तो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर दो ध्रुव बन रहे हैं, एक आपका सही है तो एक आपका गलत है। आपका पास दो ही ऑप्शन होता है ना, एक सही या एक गलत, तो आपके पास एक पॉजिटिव बन रहा है एक निगेटिव बना, तो द्विध्रुव बन गए ना, डाइपोल बना ना। तो इस तरीके का बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, ऑफ नियर बाई पार्टिकल्स के बीच। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो पहला फैक्टर क्या है, साइज का फैक्टर क्या है, साइज जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, अब देखो क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है वॉन्डरवॉल फोर्सेस, इंक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। साइज अगर बड़ी होगी, देखो साइज छोटी है, साइज अगर बड़ी है, अब देखो साइज अगर बड़ी रहेगी तो अच्छा एक काम करो, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इसका देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, दिया है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, ठीक, ये हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके हैं क्या, नोबल गैसेस, या इसको बोलेंगे इनर्ट गैस का मतलब अक्रिय गैस है, अक्रिय किसी से क्रिया नहीं करते, इनएक्टिव है। क्यों अक्रिय क्यों है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 8 सबके पास पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ है। अगर आपके पास पैसों से भरा हुआ, हालांकि ये ह्यूमन का एग्जांपल नहीं हो सके क्योंकि ह्यूमन के पास जितना पैसा है वो उतना ही कम है, तो उसका एग्जांपल नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं। ये जो एकदम अपने बात पर टिके रहते हैं, अगर उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो कोशिश नहीं करेंगे बॉन्ड बनाने का, बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसका अष्टक पूरा नहीं होगा। ये बात तो आपको पता है, मैं फर्स्ट क्लास में ही आपको पढ़ाई हूँ। तो जब इसका अष्टक पूरा है तो ये किसी के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्रिया क्यों करेगा। आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो क्या आप प्राइवेट जॉब करेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ से भी प्राइवेट जॉब कर ले, एक और जॉब कर ले, पैसे आए ज्यादा। आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी है ना, तो क्यों करेंगे। उसी तरीके से ये सब भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, पर हाँ कुछ ऐसे एक्सेप्शन वाले, जेनॉन का भी कुछ ऐसे कंपाउंड है, जैसे हम लोग पढ़े भी है OF2, ठीक है, XeF6, XeF4, ये सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कुछ जेनॉन के कंपाउंड जो बनाते हैं वो रेयर केस में बनाएंगे। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, जैसे उनके पास सरकारी जॉब होती है फिर भी वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ट्यूशन या स्कूल अपना कोचिंग खोल लेंगे या किसी के थ्रू अपना काम करते रहते हैं एक्स्ट्रा कमाई के लिए। तो ये एक्स्ट्रा कमाई यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जेनॉन ऐसा है जो कुछ ना कुछ काम करता है। हीलियम भी है, बहुत कम देता है, पर जेनॉन अच्छा खासा कंपाउंड बनाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब था, इनका अष्टक पूरा है तो इसीलिए इनको कहा जाता है निष्क्रिय, इनएक्टिव या इनर्ट, किसी से क्रिया नहीं करेंगे, इनर्ट गैसेस। अब एक बात बताओ, गैस क्यों है, ये लिक्विड क्यों नहीं हो गया, ये सॉलिड क्यों नहीं हो गया। अच्छा एक बात बताओ,
ध्यान से मेरी बात को समझना। जिन बच्चों का ये अगर ये आंसर उनके अगर इनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मैम ये सारे के सारे गैस क्यों है, तो बहुत अच्छी बात है, उनका माइंड अच्छे से वर्क कर रहा है। कोशिश करनी चाहिए आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये सारे के सारे लिक्विड या सॉलिड क्यों नहीं है? ये सारे के सारे कहा जाता है ये वो निष्क्रिय गैस या क्रिय गैस है, गैस ही क्यों है, सॉलिड लिक्विड क्यों नहीं है? तो इसका रीजन है, आपको पता है जो सॉलिड रहेगा मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, और जो लिक्विड होता है मॉलिक्यूल दूर दूर, और गैस में तो और ज्यादा दूर। मॉलिक्यूल अगर पास पास है तो उसके बीच में बॉन्ड बनना इजी है, बॉन्ड तभी तो बनेगा, तभी तो मॉलिक्यूल पास पास आए होंगे, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बना होगा। लिक्विड है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंटरैक्शन हुआ होगा या हल्का फुल्का बॉन्ड बनेगा, पर जो गैस के बीच में है बॉन्ड नहीं बनेगा। मान के चलो नेग्लिजिबल एकदम जीरो बॉन्ड है, तो आपको पता है ये गैस क्यों है, क्योंकि ये बॉन्ड ही नहीं बनाता, बॉन्ड नहीं बनाता है तो गैस है, अगर बॉन्ड बनाता तो वो सॉलिड या लिक्विड होता। इस बात को ध्यान देना, इसीलिए सारे के सारे क्या है, गैस। अब हम लोग जब पीरियोडिक जो चैप्टर है इसके बाद जस्ट मैं स्टार्ट करूंगी, तो उसमें हम लोग आपके पास एक पीरियोडिक टेबल हमेशा होना चाहिए। एक कोई केमिस्ट्री स्टूडेंट कोई भी हो उसके पास तो मेंडलीव की आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल जरूर होना चाहिए, ठीक है। आप अपने जहां पर भी बैठ के पढ़ाई करते हैं स्टडी टेबल के सामने कोई भी वॉल होगा वहां पे चिपका लीजिए, क्योंकि वो चीजें आपको हमेशा याद आएगा। तो आपको देखा जाए तो वहां हम लोग ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो सब तो हम लोग उसमें पढ़ लेंगे। साइज बढ़ेगा और इसका कारण क्या है, इसमें नंबर ऑफ शेल क्या होता है, इसका कारण नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल यानी कक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे जो हीलियम की बात करें तो हीलियम का होता है हाइड्रोजन हीलियम, इसका होता है 2, इसका होता है 8, और इसका होता है कितना हो जाएगा 8 और 16 हो जाएगा आसपास शायद, आर्गन का भी ग्रुप डाउन का, हाँ ऐसे ही आप ऐड करके वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखो इसका 1s2 इतना होता है, और इसका लास्ट में 2s2, बस आपको यही याद करना है 2s2, इसका हो जाएगा 3s2, इसका हो जाएगा 4s2, इसका हो जाएगा 5s2, इसका हो जाएगा 6s2। आप देख रहे हैं पूरा s ऑर्बिटल भरा है, सारा का सारा s ऑर्बिटल भरा है। लेकिन अब इसके साइज की बात करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 1 लिखा है इसका मतलब हीलियम के पास क्या है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है। 2 लिखा है मतलब हीलियम के पास क्या है, 2 ऑर्बिटल है। 3 लिखा है मतलब हीलियम के पास क्या है, सॉरी हीलियम नहीं, ऑर्गन के पास, ये तो हीलियम का था, ये इसका था, ये नियॉन का था। अब आर्गन की बात करते हैं, एक शेल, 2 शेल और ये 3 शेल। अगर मैं रेडॉन की बात करूं 6 सेल है, ध्यान से देखो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, अरे बाप रे जगह ही नहीं बचा, 5, एक काम करो रेडॉन करी, ये इसका जेनॉन का मान के चलो, 5 सेल। आप देख रहे हैं अब ये साइज किस पर डिपेंड करता है, कहेंगे कि मैम ऐसे देखने पर साइज पता चला है, पर साइज को बताने के लिए आप एकदम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको हर चीज एक्यूरेट पता होनी चाहिए। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका 6s इलेक्ट्रॉन है, मतलब s ऑर्बिटल यहाँ होगा 6s, 6x2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को बोलते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, या इसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, परमाणु त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक से, जो आपका नाभिक है या न्यूक्लियस है उससे सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसके आगे कोई शेल ही नहीं है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यही हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच की जो दूरी होता है, उसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट करिएगा, जिसका एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या जितना ज्यादा होगा उसकी साइज बड़ी रहेगी। अरे जाहिर सी बात है, ये चीज तो अंडरस्टूड है, समझ में भी आ रहा है। अगर इतना है तो साइज बड़ी, क्योंकि ऑल ओवर ये देखो, यहाँ पे देखो साइज बड़ी है ना। अब इसकी बात कर लो, यहाँ से लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके बीच का जो दूरी है कम है, मान के चलो 2 नैनोमीटर, यहाँ पे कम से कम 15 वो नैनोमीटर है, मान के चलो। अभी अप्रॉक्स नहीं है, ये सब हम अपने से ही मान रहे हैं। इसके बीच का जो दूरी ज्यादा है मतलब साइज बढ़ गया, इसके बीच का दूरी कम था, एटॉमिक रेडियस, साइज छोटा हो गया। तो इसका मतलब हमें ये पता चला, ओ साइज डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ शेल पे। तो यहां से एक फॉर्मूला और हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग नंबर ऑफ शेल, ये जो सेल को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, ये n होता है, ये जो वैल्यू होता है ये आपका होता है n,
मुख्य क्वांटम संख्या मैं आपको पढ़ाई हूँ, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर इसी को n बोल दे, ठीक है, अगर ये इसको बढ़ाना है तो आपका साइज भी बढ़ जाएगा, यानी अगर आपका n का वैल्यू होता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 जितना, अगर n का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपका साइज भी बढ़ जाएगा, देखो ध्यान दो। तो इसीलिए ऊपर से जब लोग नीचे चलते हैं साइज बढ़ जाता है। अब साइज बढ़ गया तो बोला है कि आपका, या देखो स्टेटमेंट में बोला है, अगर साइज बढ़ जाएगा इंक्रीजेस वॉन डर वॉल फोर्सेस बढ़ जाएगा, अगर साइज बढ़ गया तो वो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? अब आते हैं इस पे, अब ध्यान देने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ, इसका बात करते हैं, जेनॉन का और हीलियम का। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जेनॉन के पास 6 है, तो इसके अंदर भी तो होंगे, मान लो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। अब अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये बगल वाला, मान लो कोई और एक एटम है, इसको इसके पास, इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने की कोशिश करेंगे, मतलब ये दूसरे को ज्यादा पोलराइज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर पैसे ज्यादा है तो आप किसी की मदद करने के काबिल तो है, भले आप ना करना चाहे वो अलग बात है, पर वो काबिल तो है ना। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है तो वो किसी को नहीं दे सकता। आप लोग बोलेंगे मैम हमेशा पैसा का एग्जांपल देती है, पैसा ही इंपॉर्टेंट है। चलो ये देखो, तो यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पोलराइज होगा कि नहीं? जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि इसका सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, तो अगर मैं यहाँ पे इसके आसपास क्लोरीन रख दूं, या छोड़ो क्लोरीन छोड़ो, हम लोग क्या रख देते हैं, फ्लोरीन रख देते हैं। क्या रख देते हैं? फ्लोरीन। अगर आसपास फ्लोरीन रख दो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे, आकर्षित हो। फ्लोरीन के पास एक पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो, अगर साइज बड़ी है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अरे साइज बड़ी तो इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ गया है ना। हीलियम का ये देखो 2 है, एटॉमिक नहीं है नंबर जिससे, तो जेनॉन का तो 36 हो जाएगा, ज्यादा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब साइज अगर बड़ी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा किसी को पोलराइज कर सकते हैं। अगर पोलराइज जितना ज्यादा करेगा, मतलब जेनॉन वाला जो है किसी के साथ अच्छा खासा इंटरैक्शन करेगा, वॉन्डरवॉल इंटरैक्शन इसमें ज्यादा होगा, इसमें हीलियम में कम। तो इसी वजह से कहा गया है कि साइज बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो वॉन्डरवॉल का जो फोर्स है वो ज्यादा बनने लगता है। बनने ज्यादा लगेगा तो मुझे टाइम लगेगा। अब एक बात बताओ, ध्यान से पढ़ो, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो आपको पता है, एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या आप लोग नोट करेंगे? ऐसे करके नोट कर लो कि वॉन्डरवॉल, अभी हम लोग वॉन्डरवॉल फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। फोर्सेस अगर ज्यादा रहेगा तो बीपी या एमपी, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर बात क्लियर है? इस बात से हमें यह समझ में आया कि अगर वॉन्डरवॉल फोर्स जिसमें ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब आओ क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, इसमें वॉन्डरवॉल फोर्स कम है, इसमें ज्यादा है। मतलब अगर हीलियम जेनॉन की बात करें, या ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ जा रहा है, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, और ये प्रोपोर्शनल है साइज की। साइज अगर बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे, साइज अगर बढ़ गया तो वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड है कि नहीं सारे टर्म? तो इसीलिए कहा गया है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन आर बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब एक बात बोलेंगे कि मैम इसमें जेनॉन का नाम दे दिया क्यों? मैं जस्ट अभी बताई हूँ, जेनॉन आपका कुछ कंपाउंड बनाता है, मतलब ये सारे के सारे वॉन्डरवॉल दिखाते हैं। जेनॉन के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, मतलब वो सहसंयोजक बंध बनाता है। अगर वो सहसंयोजक बंध बना रहा है तो उसको इस पार्टी में रखेंगे। अगर मान लो कि आपके घर का कोई भी सदस्य, आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, आप उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, उसके साथ जाके मिल जाए तो आप उस सदस्य भी गुस्सा करेंगे। तो इसीलिए जेनॉन इस ग्रुप का है, लेकिन जेनॉन क्या होता है, कुछ अलग कार्य करता है। वो बोलता है कि मैं वो इनएक्टिव होते हुए भी बॉन्ड बना रहा है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा हम लोग अलग कर दिए, क्योंकि वो इस पार्टी का मेंबर नहीं है। ठीक है तो मेंबर, बट फिर भी कहेंगे नहीं क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इसका कारण है वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि साइज बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीजेड डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इन द फोर्सेस।
डाउन द ग्रुप मतलब नीचे जाने पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाता है या फोर्स बढ़ जाएगा। क्लियर ये बात है? इसको थोड़ा क्लीन कर दे ताकि आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये पहला फैक्टर था साइज का। पहला किसका फैक्टर था? साइज का। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट डालकर साइज का, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और वो एग्जाम्पल भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं आगे। बस 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 एक दो और पॉइंट है, फिर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। जल्दी आपको देखो, जल्दी की बात नहीं है, जल्दी की बात हम लोग को हर एक चीजें समझ में आनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा स्लाइड है क्या? चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात आ गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आ गई। पर खैर ये पॉइंट हालांकि इसमें रहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर मान लो कि हम कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन नहीं है पर आपके पास इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है फ्लोरीन, और ये आपका कोई वॉन्डरवॉल फोर्स कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स तो बढ़ जाएगा ना। अगर उसके पास कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम विद्युत ऋणात्मक तत्व आ गया तो वो बहुत अच्छा इंटरेक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, वो बहुत ज्यादा पोलराइज होगा, पोलराइज ज्यादा होगा, वॉन्डरवॉल फोर्स ज्यादा बढ़ेगा और उसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेचर ऑफ एलिमेंट या मेटल, चाहे वो तत्व हो, धातु हो, नॉन मेटल अधातु हो, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो मोस्ट ऑफ द अधातु होते हैं एग्जिस्ट पाया जाता है। लिक्विड आर गैसेस स्टेट, या तो लिक्विड स्टेट में होगा या तो गैसेस स्टेट में। कौन? अधातु। नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं? अधातु पाया जाता है। एंड जैसे मान लो अब अधातु कहाँ आते हैं? अब मैं पीरियोडिक टेबल की अगर बात करूं, चलो आपको पता है यहाँ पे आपका एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे आपका एस ब्लॉक होगा, यहाँ पे आपका डी ब्लॉक होता है, ये यहाँ पे आपका पी ब्लॉक और इसके नीचे यहाँ पे एफ ब्लॉक पाया जाता है, ठीक है? तो एस ब्लॉक में जितने भी आपके एलिमेंट्स है या तत्व हैं सारे के सारे मेटल्स हैं। क्या है? सारे के सारे मेटल्स हैं। इसमें आपको इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग छोड़ दीजिए। ये आपके पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। इसके अंदर और कुछ ऐसे हैं जो आपके मतलब कोई उपधातु जैसा भी काम करता है, मेटलोइड्स की तरह काम करेगा। इसके अंदर मेटल भी है, कुछ नॉन मेटल भी है, मतलब मिक्स है दोनों का, और कुछ मेटलियोइड्स भी है, मतलब उपधातु कुछ और भी हैं, वो सब एंजाइम वगैरह भी बात करेंगे, मतलब उत्प्रेरक कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। इसको हम लोग को डी ब्लॉक को भी जब पढ़ना रहेगा तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इसकी बात नहीं करते। एस और पी की बात करते हैं, यहाँ मेटल्स यहाँ नॉन मेटल्स, यानी इसमें जो बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फ्लोरीन फैमिली है, फिर उसके बाद ये नियॉन आ जाएगा ना, इसके ऊपर आपका हीलियम बैठा है। तो आपको ये याद होना चाहिए कितना बेटा, सॉरी, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। हाँ इसी तरीके से मैं याद की थी। हाँ हंसने वाली कोई बात नहीं है। ओझा सर से टाइम पूछो, इसके आगे भी एलिमेंट्स है पर वो आपके रेडियो एक्टिव है तो उसको लर्न नहीं करना है। फक्कल बरे, ये तो याद ही हो गया होगा। यहाँ पे कुछ आईटीएन ऐसे कुछ करके है, इसको ये रेडियो एक्टिव है ना, इसको छोड़ो। सॉरी बच्चों, अब ये देखो एफ ब्लॉक को छोड़ दो। अभी इतने सारे एलिमेंट्स है तो बोला गया ये सारे के सारे एलिमेंट जो है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, कहने का उसका ये मतलब है ये या तो गैसियस स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में। मतलब कहने से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते, ध्यान दो। ये या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब आपको पता है लिक्विड स्टेट में इंटरैक्शन ज्यादा होता है और गैसेस में ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, लिक्विड में कम होता है, लेकिन सॉलिड में ये सारे के सारे ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और जो आपका आयनिक बनाएगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब ये मॉलिक्यूल में अच्छा खासा बॉन्डिंग तभी रहेगा, तभी तो ये सॉलिड है। सॉलिड है तो इसका मतलब इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, इसीलिए आपका देखा जाता है जो NaCl जो आपका क्या है, सॉल्ट है ना, आप जो नमक खाते हैं आप सॉल्ट, वो आपका क्या है,
सॉलिड स्टेट में है, क्यों है स्टेट? क्योंकि इसके अंदर क्या है, आयनिक बॉन्ड है। क्लियर हो गया बात? इसका मतलब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या तो वॉन्डरवॉल बॉन्ड होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और आप देखें हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कौन यहाँ वो बैठा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा, ये और ये, और उसके बाद वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ये सारे के सारे वॉन्डरवॉल फोर्सेस करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है आपका, अच्छा इसका भी रुको लिख देते हैं, हलीना कब्र से भरा है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये पूरा आपको याद होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं है तो दिक्कत आएगा। अभी अभी तो नहीं, आगे चल के और ज्यादा डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और ज्यादा ये दिक्कत होगा, इसलिए अभी से याद कर लो। ऐसे मेरे कहने का ये मतलब है आपके दिमाग में एकदम डाउट क्लियर हो जाए कि आपका कौन सॉलिड बनाता है, कौन लिक्विड बनाता है, कौन गैस बनाता है। सॉलिड वही बनाएगा बच्चों जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, इसका मतलब एस ब्लॉक के जितने एलिमेंट है आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं। सबकी बात नहीं करें क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह है, मैं कुछ जनरल बात कर रही हूँ। अगर पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में साफ साफ कहा गया है जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, ये तो मेटल्स है, जो नॉन मेटल होते हैं वो या तो लिक्विड में होंगे या तो गैस में होंगे, मतलब इसमें सारे के सारे लिक्विड होंगे या कुछ गैस में होगा, ठीक है। तो लिक्विड में वही होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, जैसा कि ऑक्सीजन था हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा था इसलिए वो लिक्विड था, सल्फर ऐसा नहीं कर पा रहा था इसलिए गैस है। क्लियर है ना बात? इसी वजह से यहाँ पे अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो आप समझ जाइए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया है, तभी वो लिक्विड स्टेट में है, वरना सारे के सारे गैस में होंगे। यही बात को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रही थी, ठीक है। चलो अब आते अपने स्टेटमेंट को ये पढ़ते हैं ध्यान से, फिर भी अभी कुछ भी लिखना मत, पहले समझो। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स इसीलिए कहा गया है, सबसे ज्यादा जितने भी अधिकतर देखा गया है जितने भी आपके अधातु वो तो या तो लिक्विड में पाए जाएंगे या तो गैस में पाए जाएंगे। लिक्विड में पाए जा रहे हैं तो आप समझ जाइए इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दस इस प्रकार हैव दिस फोर्सेस, इस प्रकार के फोर्सेस को व्हाइल मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब वो होता है ससंजक बल, ससंजक बल मतलब एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल, ठीक, कोहेसिव फोर्स। और या आपको पता है जो मेटल्स है तो मेटालिक या धात्विक बॉन्ड बनाएगा, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड तो बन ही रहा है पर एक धात्विक बॉन्ड भी बन रहा है, ठीक। नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड, हाँ ये पता है कि नॉन मेटल जो अधातु होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ध्यान से देखो, हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, अभी सब कुछ हम लोग थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है, और बढ़िया समझ में आएगा आपको। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना बच्चों, आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको काई से या चाई से दिखाते हैं, इसको काई पढ़ते हैं, आपका बढ़ता है, मतलब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर एकदम कम रहेगा, जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर सबसे ज्यादा है, ठीक। तो बोल रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, अब बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो भाई, यहाँ नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स का ज्यादा होगा, ये देखो। तो यही बात यहाँ पे कहा गया जो नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये बात तो समझ में आ गया ना कि नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है किससे, मेटल से, एंड मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सॉरी सॉरी थोड़ा कट हो गया, आपको लिखने में दिक्कत ना हो, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। जो नॉन मेटल्स है, यहाँ पे ऐसे साइड में लिखना, कंफ्यूज मत होना, जो नॉन मेटल्स है यानी आप बोल सकते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली मतलब सामान्यतः, और जो आपके मेटल्स होते हैं ये यानी कि मेनली आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये आपके होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी जो इलेक्ट्रॉन को खींचता हो, अपनी तरफ खींचता हो, इसका पावर होना चाहिए। और ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ना खींचे और इलेक्ट्रॉन को दे दे, अरे जाहिर सी बात है एक खींच रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, दे दे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देने का कार्य करता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन को आपको पता है धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, आपको पता है ये चीजें आप एकदम बचपन से पढ़कर आए कि धातु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, ऐसे पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लियर है बातें, चल आगे चलते हैं, बस आपके पॉइंट्स क्लियर है बस। अब इसके बाद हम लोग साइज का तो ये देख ही चुके हैं, साइज क्या होता है, साइज बढ़ेगा वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ जाएगा, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब दूसरा इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है। एसोसिएशन का मतलब संयोजन, एसोसिएशन मतलब किसी चीज का जुड़ना, संयोजन हो गया, ठीक है।
द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम लोग एग्जांपल पिछले क्लास में देखे थे। क्या था वो एग्जांपल? एग्जांपल क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। आइए इसको बनाते हैं। ऐसे था आर, ठीक, ऐसे ही ना था भाई। अच्छा ऐसे ऐसे बनाना, थोड़ा सा अलग चीज बना दो। एक आर ऐसे है और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बना सकते हैं, HO RCOOR, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड? ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, चाहे मॉलिक्यूल सेम हो चाहे अलग हो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे मैं अच्छा एग्जांपल बताई थी, आपके और आपके पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपके घर में ही वो झगड़ा हो रहा है तो क्या इंट्रा। हाँ, ये एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। चलो, तो बोला है, तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया है ना, तो ये एसोसिएशन का एग्जांपल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपके क्या हो गए? जुड़ गए हैं, एसोसिएशन हो रहा है। स्टेटमेंट पढ़ो, द मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एट डाइमर। आपको कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, क्वेश्चन आता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कहीं पर भी अकेला नहीं होता, वो अपने आप को दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़कर डाइमर बना लेता है। डाइमर, डाइमर का क्या मतलब? जैसे एक मॉलिक्यूल अकेला ना रहे, वो किसी और के साथ ये जुड़कर डाइमर बना ले, ठीक। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वो मिलकर क्या बना जाता है? डाइमर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर हालांकि ये थोड़ा गलत मैं बनाई हूँ, ये इस तरीके से नहीं, पर आप समझ जाना, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, इसका H इसका O, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका रीजन तो आप क्या बताएंगे, ये डाइमर क्यों बना रहा है? डाइमर का मतलब दो, डाइमर, मर का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, और डाई का मतलब दो, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कंबाइन कर गए। ये भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, ये भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल, ये मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला, सिंगल मॉलिक्यूल अकेला नहीं रहेगा, वो किसी के साथ दोस्ती करके ही रहेगा। तो इसे बोले ये डाइमर क्यों बनाता है, तो आपका आंसर एक लाइन का होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो, तो इसमें कह रहा है, अब देखो इसी सबसे 1 मार्क्स का एमसीक्यू का क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, जो सबको ध्यान से पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, अच्छे से इसको अंडरलाइन करेगा, उसके लिए बढ़िया है। ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट, ये इस लाइन को, पहला वाला जो लाइन है इसको हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे होती है। अगला, द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ए सच कंपाउंड, इस प्रकार का जो मतलब, इससे क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास मतलब जो अणु का द्रव्यमान होगा। एक बात बताओ, पहले अकेला था, अब ये दोनों आ गए तो जो मॉलिक्यूल का द्रव्यमान है बढ़ जाएगा ना। अरे भाई, आप खड़े हैं, आपका द्रव्यमान मान के चलो 40 से 50 केजी है, आप किसी और के साथ खड़े हो जाओ साथ में, बढ़ जाएगा ना वेट, ठीक, ठीक है कि नहीं? चलो, compounds are found to be double than those are calculated from the simple formula। हम लोग जब इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता ही नहीं है, आपको केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल दिया गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का आप यहाँ ये निकाले, मान के चलो 59 पॉइंट ऐसे कुछ करके वैल्यू आया है, पर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली में होता है उसका आ रहा है कम से कम 100 के आसपास। तो आप बोलेंगे अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हम कैलकुलेट किए, इतना आ रहा है, इतना कैसे आ गया? तो इसका मतलब है, अब यही चीजें आपको, थ्योरी की चीजें प्रैक्टिकल में काम देगी। तो प्रैक्टिकल में आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी अकेला नहीं पाया जाता, वो किसी के साथ पाया जाएगा। इसका मतलब इसका इसका और इसका आपस में कंबाइन कर दो, मतलब 59 और 59 के आसपास, यहाँ पे इसका 110 या 120 के आसपास इसका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट आएगा। मतलब जो इसका आणविक द्रव्यमान है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो सिंगल नहीं पाया जा रहा है, डबल पाया जा रहा है, ठीक है।
इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि फाउंड टू बी डबल देन दोस कैलकुलेटेड, जो हम लोग कैलकुलेट किए उससे डबल आया है आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसका है अगला डिसोसिएशन। अब ये क्या है, ये डिसोसिएशन क्या है, इन एन एक्वस सोल्यूशन। कोई भी एक्वस सोल्यूशन ही किसका, एक्वस जब बोलता है ना बच्चों, आप समझ जाना कि कोई सोल्यूशन है, कोई विलियन है। एक्वस का मतलब होता है पानी, मतलब पानी में सोल्यूशन बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि चीनी पानी का घोल, तो आप चीनी का ऐसे बोल सकते हैं सुगर का सोल्यूशन, एक्वस सुगर सोल्यूशन, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा हो। चीनी, 1 चम्मच चीनी डाले पूरे एक एक गिलास या 2 गिलास वाले वाटर, मतलब बड़ा वाला अगर गिलास हो तो उसमें अगर पानी डालें, सॉरी 1 चम्मच चीनी डालें, तो आप बोलेंगे ये एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस का मतलब पानी में बनाया गया सोल्यूशन। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन HF डिसोसिएट, जो HF बॉन्ड होता है वो डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है, खंडित हो जाता है, एंड गिव्स द डाइफ्लोराइड, ये डाइफ्लोराइड आयंस देता है। क्यों, इंस्टेड ऑफ द फ्लोराइड आयन। अच्छा, इसका भी अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि जो HF है वो टूटता है तो बनाता है 2H प्लस प्लस 2 फ्लोराइड आयन। ऐसा क्यों, एक बात बताओ, जब यहाँ पे अकेला सिंगल हाइड्रोजन है और सिंगल फ्लोराइड है तो टूटकर भी तो उसको सिंगल सिंगल बनाना चाहिए था, डबल क्यों बना रहा है? इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया बच्चों कि कहीं ना कहीं HF डबल बनाया होगा। मतलब अगर HF की मॉलिक्यूल ऐसे है, एक कंटेनर में पूरा भरा हुआ है, HF HF ऐसे ऐसे करके पूरा हाइड्रोजन फ्लोराइड पूरा भरा हुआ है। एक बात बताओ, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े हैं, फ्लोरीन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी HF और HF के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, इसी वजह से ये भी आपका डाइमर बना लेगा। अब डाइमर बना लिया मतलब ये यहाँ पे HF नहीं है, यहाँ पे 2HF है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर कंबाइंड कर गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इधर से। अब आप लोग सोचेंगे ओ अच्छा मैम, इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। 2 लेंगे, अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन टूट कर आया है, 2 फ्लोरीन, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन, देखो टूट कर उतना ही आया है। 2 प्लस है तो 2 निगेटिव है, सब कुछ न्यूट्रल है, तो देखो वहां उदासीन है ना, मतलब वो न्यूट्रल है। मतलब ये फॉर्मूला अब सही है, पहले गलत था ना। तो कहने का ये मतलब HF भी आपका डाइमर बनाता है। अगर वो डाइमर नहीं बनाता, वो डिसोसिएट होकर 2 फ्लोराइड आए कहाँ से दे रहा है, 2 का मतलब वो पहले से ही 2 रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे आप जिस स्कूल से पढ़कर आए थे तो वो वही बताते हैं, जैसे यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ के आए तो आप बताएंगे कि आपको, अगर आपको इंग्लिश समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप यूपी बोर्ड से ही हैं, अभी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है, ये नहीं कि वो कमजोर है, कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, मैं भी यूपी बोर्ड की थी, तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। अब जो CBSE बोर्ड का बच्चा, उसको चीजें क्लियरली समझ में आ रही होगी, इसका उसके डाउट्स तो क्लियर हो रहे होंगे, मतलब उनका ये है कि हाँ उन्हें चीजें थोड़ी अच्छे जल्दी समझ में आ रही है बस। और यूपी बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा सा लेट आएगा, पर आएगा, उनसे बेटर भी आएगा। ठीक है, हाँ मोटिवेट कर देंगे। चलो इस बात से ये बात तो क्लियर है। ठीक है, डाइफ्लोराइड आयन इंस्टेड ऑफ द डाइफ्लोराइड आयन इंस्टेड ऑफ द फ्लोराइड आयन, उसको फ्लोराइड आयन देना चाहिए था, दे रहा है डाइफ्लोराइड, तो इसका रीजन है कि वो डाइमर बनाया होगा। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोई HF है टूट कर, वो तो आप पहले क्वेश्चन का रिएक्शन लिखना, उसके बारे में सोचना कि क्या हो सकता है। ठीक, अगर आपने बहुत अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए, आप ऐसा बोला करो अपने आप से कि हम कर सकते हैं, हम पढ़े हैं, मुझे याद आएगा, हम करेंगे। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, HBr, HI, क्या इन सब में भी ऐसा होगा? एक बात बताओ, HCl में H तो है लेकिन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो ये अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, इसको रेस कर दें। अब देखो क्वेश्चन ये आएगा कि HF को हम लोग तोड़े तो 2 फ्लोराइड आयन है, अगर वही HCl को जब हम लोग तोड़े तो वहां पे सिंगल सिंगल ही आ रहा है, फ्लोराइड H+। अब बताओ ऐसा क्यों? यहाँ तोड़ने पर, जैसे मान लो हमको पता नहीं था कि यहाँ 2 है, यहाँ तोड़ने पर 2 फ्लोराइड आ रहा है, इसको तोड़ने पर 1 ही आ रहा है, तो इसका रीजन ये कि ये क्या किया, किसी और के साथ
क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, इस वजह से इसका 2 फ्लोराइड आयन है और ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। यहाँ बस एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसका नाम है वॉन्डर वॉल। डाइपोल डाइपोल है ना, तो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये दोनों डाइमर नहीं बनाएंगे, चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो, इन सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो डाइमर नहीं बनाएंगे। डाइमर सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, ये बनाएगा। अगर डाइमर बना रहा है तो यहाँ पे 2 फ्लोराइड आयन आएंगे। समझ में आया ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, HBr, HI डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक नहीं है। दिस एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ, इसी प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो की क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? KHCl2, KHCl2, KHBr2, वही कह रहे हैं, वही जो हम डाइमर वाला फॉर्म कर रहे हैं। KHI कभी भी बनता नहीं है, एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट है, मतलब ये पाया नहीं जाता। हाँ, इसके जगह पे KHF2 पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये नहीं पाया जाएगा। क्लियर है बात? अब उसको क्या करना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझो फिर करने का ट्राई करना। Why do compounds having hydrogen bonding have a highly boiling point and melting point? वही क्वेश्चन को हम लोग पिछले सॉल्व कर चुके हैं। किसी में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो जाता है? वो ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। चलो इसको पढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, आंसर देख लो। कंपाउंड्स हैविंग, कोई भी यौगिक है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, शो मतलब दिखाई दे रहा है, एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट, अचानक से उसका मेल्टिंग पॉइंट, अचानक एबनॉर्मली मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा, अचानक से उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब एबनॉर्मली का मतलब उसका नॉर्मल नहीं आएगा, आना चाहिए था 50 पर आ गया 80, 90। द हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस पर जो यौगिक के अंदर ज्यादा मतलब क्वथनांक चाहे गलनांक ज्यादा है, कंटेनिंग हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, टू द फैक्ट दैट सम एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि उसको कुछ ज्यादा एनर्जी लगेगा मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। देखो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा, इज नीडेड, चाहिए, मुझे जरूरत है, टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, हाँ उसके बॉन्ड को तोड़ने में, जैसा कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़े थे। कहाँ गया वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, ये इसके बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगा, इस वजह से इसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया, इसको बोलते हैं एबनॉर्मली, अचानक से बढ़ गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं समझ में? चलो, मतलब ये बात एकदम सही बोला गया है, ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है, एक पॉइंट और लिखेंगे, द अनयूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एमंग, मतलब जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF है, जो HF है उसके बीच में हैलोजन एसिड इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो एसिड क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अगला है H2O आपका लिक्विड है, ये बात तो मैं पिछले क्लास में ही बता चुकी हूँ। H2O आपका लिक्विड है, वेयर एज H2S ये आपका लिक्विड है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और ये सारे के सारे गैस है। देखो लिखा है H2S, H2S गैस आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल आता है इसका, बहुत गंदा स्मेल है, बहुत खराब लगता है मुझे, एकदम नाक खराब हो जाएगा उसमें, तो पूरे माइंड में कंसंट्रेशन बिगाड़ देता है। ये स्मेल आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो वहां पे आपको ये गैस मिलेगा, आपको पता चलेगा ये गैस है, ये लिक्विड है, तो क्यों ये नहीं पता चलेगा लिक्विड है तो क्यों, इसका तो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई तो नहीं देता है, पाया जाता है। चलो, तो ये सारे के सारे गैसेस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे ये गैस बनाता है, एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे ये लिक्विड बनाता है, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा तो मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास आएगा, और मॉलिक्यूल पास पास आ गया, गैस का रूल है कि मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, अब मॉलिक्यूल पास आ गया तो गैस बोलेगा तुम हमारे फील्ड में नहीं रहोगे, तो तुम जाओ लिक्विड स्टेट में, तो इसीलिए कहा जाता है कि वहां पे वो कहाँ चल जाएगा, लिक्विड स्टेट पे चला जाएगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर बीइंग मोर देन दैट ऑफ द अदर कंपाउंड्स, तो यौगिक के बीच का जो क्या होता है, बॉन्ड होता है, जो यौगिक के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे ज्यादा हो जाता है, ठीक। चलो लास्ट है, अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग, अमोनिया के पास भी हायर बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों? आपको पता है अमोनिया में भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, अमोनिया में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा।
ऐसे होता है ना, एक अमोनिया, अब दूसरे वाले अमोनिया को ऐसे बना दो, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना है। और ये किस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन pH3 का देखो, नाइट्रोजन के ठीक नीचे फास्फोरस आता है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है लेकिन pH3 में नहीं पाया जाता है। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लो, pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्या ये स्ट्रॉन्ग, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं, इसका वीक होगा, इसका कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यही कहा गया है pH3 बिकॉज देयर इज ए नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 बट नॉट इन pH3, NH3 के अंदर पाया जाता है, pH3 के अंदर नहीं पाया जाता। अगला इथेनॉल का देख लो, इथेनॉल क्या है, C2H5OH, इसको पानी में हम लोग घोल देते हैं, H2, अरे देखो भाई HO, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, एक हाइड्रोजन चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई एक चाहिए, ठीक। हाइयर, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये तीन आपके 1 2 और कौन सा 3 एंड 4, 3 एग्जाम्पल है ना, 3 और 4, ठीक है। ये सारे के सारे ये क्वेश्चन से आप लोग देखो, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग तरीके से आंसर किया गया है। पहला पॉइंट बताया है, 2 3 4 5 पॉइंट में आंसर दिया, मतलब क्वेश्चन आपका लॉन्ग रहा होगा तो ही ना, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल। या एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं किया, आप एग्जाम्पल अच्छे से यहाँ पे ऐसे करके रिएक्शन वगैरह थ्रू बना भी सकते हैं, तो और ज्यादा मार्क्स इफेक्टिव होता है, आपका जो आंसर शीट होता है वो इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल फोर्सेस, वीक इंटरैक्शन वाला पार्ट सब कुछ खत्म। मतलब अब आपको क्या पढ़ना है, बस एक लास्ट टॉपिक है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी जो कि ये आयनिक कंपाउंड का ही टॉपिक है, और इसमें सॉल्युबिलिटी, किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो पानी में जल्दी घुलेगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेंगे, उसके बाद ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस यूनिट में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका बचा हो, आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो एक बार लेक्चर को देख लो, अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता है तो हमसे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ये लेक्चर। अब हम लोग मिलते हैं क्या लेक्चर नंबर 7 में, जो आपका यूनिट का लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हर एक लेक्चर को बढ़िया से पढ़ो, जब मैं बोलती हूँ लिखो तो लिखना स्टार्ट कर दो। अब इसका नोट्स बना लो अच्छे से, उसको रिवाइज करके ही अगले लेक्चर में आना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।